ऋतुजा, माझा आवाज येतोय का? निकिता, ऋतुजा, माझा आवाज येतोय का? अच्छा. स्क्रीन दिसत आहे का तुम्हाला माझी? नोट्स दिसत आहे? नोट्स पीडीएफ ओपन केल्यानंतर नोट्स दिसत आहे का? ओके. थोडा वेळ वेट करू आपण 5-10 मिनिटं. बाकीच्या लोकांना जॉईन होऊ दे. मग चालू करू देऊ. ठीक आहे, आपण सुरू करून देऊ. Today, what topic we are going to see is a electric field intensity due to line charge, electric field intensity due to sheet of charge, and electric field intensity due to volume charge. Now, first of all, we have to remind or recall back what we have learned in yesterday's lecture. It is electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणजे काय, हे सगळ्यात पहिले आपल्याला लक्षात घ्यावं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणजे जेव्हा दोन चार्जेस एकामेकाच्या जवळ प्लेस केलेले असतात, तर बाय देअर नेचर दे गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स each other or they get repelled toward each other based on their nature. जर दोन्ही चार्जेस पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे सेम असेल तर ते एकामेकाला रिपेल करतील. जर दोन्ही चार्जेस अपोजिट असतील तर ते एकामेकांना अट्रॅक्ट करतील. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि फोर्स ऑफ रिपल्शन जेव्हा एक चार्ज दुसऱ्या चार्जकडे पाठवतो, तेव्हा त्या डायरेक्शनमध्ये जे इंटेन्सिटी किंवा जे स्ट्रेंथ लागते त्या इंटेन्सिटीला म्हणतात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. म्हणजे एका चार्जने दुसऱ्या चार्जवर अप्लाय केलेला फोर्स म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण असं कन्सिडर केलं की एक चार्ज जो आहे, आता या डायग्राम मध्ये जर एक बघितलं की इथे लाईन ऑफ चार्जेस आहे. लाईन ऑफ चार्जेस म्हणजे चार्ज एक नाही आहे, एन नंबर ऑफ चार्जेस आहे एका लाईनवर प्लेस केलेले, 10 असू शकतात, 20 असू शकतात. तर तेव्हा 10 एन नंबर ऑफ चार्जेस त्या लाईनवरून किती डेन्सिटीनं फोर्स अप्लाय करते त्याला म्हणतात लाईन चार्ज. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन depending upon the distribution of point charges, we can define there are three types of charge configuration. One is a line charge density, another one is a surface charge density, and another one is a volume charge density. When charges are distributed over the line, when charges are distributed over the line, we use the term called as a line charge density. Means density म्हणजे strength. 1, 2, 3, 4, 5 या सगळ्यांची व्हॅल्यू एक सोबत आपण मेजर करतो तर त्याला म्हणतात डेन्सिटी. एका लाईनवरच्या सगळ्या चार्जेसची जेव्हा डेन्सिटी आपण मेजर करू तर त्याचा फॉर्म्युला आहे रो एल इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल. डी क्यू बाय डी एल म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू लाईन. therefore रो एल इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे कुलम पर मीटर. कारण की चार्जेसला मेजर करतो कुलम मध्ये आणि लेंथला मेजर करतो मीटर मध्ये, विच इज कुलम पर मीटर. पण तेच चार्जेस जर आपण लाईनवर न ठेवता या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर आपण जर सरफेसवर ठेवले तर आता सरफेसची डेन्सिटी येईल, त्याला म्हणतात रो एस.
रो एल म्हणजे लाईन चार्ज डेन्सिटी, रो एस म्हणजे सरफेस चार्ज डेन्सिटी. When charges are distributed over the surface, we use the term called as a surface charge density. That is, can be defined as rate of change of charges with respect to surface. ते होती line with respect to line, हे आहे with respect to surface. It is dq by ds. नंतर येतं व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी. म्हणजे आता लाईन झालं, सरफेस झाला, आता व्हॉल्यूम येईल, तर डी क्यू बाय डी. आता सरफेस म्हणजे मीटर स्क्वेअर होतं, त्याचं मेजरमेंट राहील कुलम पर मीटर स्क्वेअर. व्हॉल्यूम म्हणजे मीटर क्यूब होतं, त्याचं मेजरमेंट राहील कुलम पर मीटर. तीन फॉर्म्युले जे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे ते आहे लाईन चार्ज डेन्सिटी रो एल इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल, सरफेस चार्ज डेन्सिटी रो एस म्हणजे डी क्यू बाय डी एस, आणि व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी रो डी म्हणजे डी क्यू बाय डी. ठीक आहे, या तीन फॉर्म्युलाचं काम आपल्याला पडणार आहे. आता याच्यावर बेस आपण पहिलं एक्सप्रेशन पाहणार आहे, जे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड ॲज गुड ॲज कंपल्सरी एक्सप्रेशन, ज्याच्यासाठी मी आज लाईव्ह अरेंज केलेलं आहे. हे एक्सप्रेशन तेच आहे. हे जर एक्सप्रेशन तुम्हाला कळलं तर तुम्हाला एक असं समजू शकता तुम्ही की तुमचा एक 7 मार्काचा युनिटचा क्वेश्चन पक्का झाला. आता क्वेश्चन पहिले वाचून घेऊ आणि त्याच्यानुसार एक्सप्रेशन कसं डिराईव्ह केलेलं आहे हे समजून घेऊ. Deriving an expression for electric field intensity due to an infinite line charge at any point. Derive an expression for electric field intensity due to an infinite line charge at any point. Or if an infinite line charge is distributed along z-axis with charge density rho L coulomb per meter, evaluate electric field intensity at any point. म्हणजे काय करायचं आहे? Here you have to calculate the number of line charges placed along z डायरेक्शन. आपको क्या करना है कि जितने भी लाइन चार्जेस है आपके उनको z डायरेक्शन में पुट करना है, और उसके ऊपर से एक पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर कितनी इंटेंसिटी लग रही है ये आपको निकालना है. अब जैसे मैंने क्या किया, z एक्सिस के ऊपर में एक रो कंसिडर की है जिसके ऊपर मैंने प्लस प्लस प्लस, अगर आप देख रहे होंगे तो नंबर ऑफ लाइन चार्जेस यहाँ पर रख दी. अब इन चार्जेस से मैं पॉइंट P नाम का एक पॉइंट मैंने y एक्सिस पे कंसीडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 रो 0. ठीक है, इस पॉइंट P के साथ में मैं यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी लगेंगी, कितनी स्ट्रेंथ लगेंगी, ये मैं निकालने वाला हूँ एक चार्ज. तो एक चार्ज से निकालने का मतलब क्या है कि पहले अपन एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर रहे हैं. कंसीडर इनफाइनाइट लाइन चार्ज अलॉन्ग z एक्सिस विद चार्ज डेंसिटी रो एल कूलम पर मीटर, वेयर रो एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल. अभी अपन ने रो एल का फॉर्मूला देखा. dl मतलब डिफरेंशियल लेंथ, तो अपन कौन से लाइन के क्रॉस में रखा है चार्ज z, तो इट इज dl इज इक्वल टू dz, तो रो एल आ गया डी क्यू बाई डी. ठीक है, therefore dq is equal to rho l into dz. Let p be the any point. अब उसने बोला कि अपने को किसी एक पॉइंट पर का निकालना है इंटेंसिटी, तो अपन ने p नाम का पॉइंट कंसीडर किया y एक्सिस के ऊपर. Let p be the any point placed on y axis having coordinate rho 0 0 rho 0, where rho means radius of the cylinder, which is nothing but an distance travel along y axis. y axis क्योंकि आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपने जो पॉइंट कंसीडर किया है वो y एक्सिस पे किया है, तो आपका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट डायरेक्टली 0 हो जाएगा. तो x y z में से सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, y. तो y का वैल्यू मैंने क्या दिखाया है, p इज इक्वल टू रो, तो इट इज रो 0 रो. तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला लगाता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर एडी कैप. और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, पूरा का पूरा चार्ज नहीं लिया, इसीलिए मैं पूरा का पूरा ई बार नहीं ले सकता, छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा. इट इज डी ई बार. तो डी ई बार मतलब क्यू की जगह आ जाएगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये है डिस्टेंस, मतलब रेजिस्ट यहाँ का पॉइंट पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप. ये कहाँ से आया है, अपन ने कल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा था. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स यूनिट पर यूनिट चार्ज. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कूलम के हिसाब से, Q1 अपॉन Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर और आर स्क्वायर. डी और आर दोनों सेम ही होते हैं, डिवाइडेड बाय Q. Q अगर कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर क्या. तो यहाँ पर आ गया डी है इसलिए डी क्यू. तो अगर मैं डी क्यू की जगह पे उसका वैल्यू लिखता हूँ दैट इज रो एल डी जेड, तो ये आ जाएगा डी बार इज इक्वल टू रो एल डी जेड 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर क्या. अब अपने को निकालना है ए आर कैप का वैल्यू. ए आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन, आर बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार. तो आर बार मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है पी फाइनल, और इनिशियल है क्यू. इट इज पी बार माइनस क्यू बार. पी के कोऑर्डिनेट कौन से है, 0 रो 0 मतलब रो एरो कैप, और इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 जेड मतलब जेड ए जेड कैप. तो ये आ गया रो एरो कैप माइनस जेड ए. और मॉड ऑफ आर मतलब रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर.
तो यार कैप आ गया रो एरो कैप माइनस जेड ए जेड कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. Therefore, r square is equal to rho square plus z square. So put this equation r square in equation number one. It is rho l dz upon 4 pi epsilon r square की जगह पे rho square plus z square into और ar cap की जगह पर rho aero cap minus z az cap upon rho square plus z square. अब रेस टू द पावर कुछ नहीं है तो 1/2 है, तो इट इज 2 और रेस टू द पावर 1/2 मतलब ए रेस टू पावर एम ए रेस टू पावर एन. आपको पता है लॉ ऑफ इंडाइसिस ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन कितना होता है, ए रेस टू पावर एम प्लस एन. तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 और 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2. तो ये फॉर्मूला वापस से हो जाएगा डी ई बार इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रो स्क्वायर जेड स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2 रो एरो कैप माइनस जेड ए जेड कैप. अब अपन ये जो निकाल रहे हैं ये पॉइंट पी के लिए निकाल रहे हैं. पॉइंट पी कौन से डायरेक्शन में है वाई, तो इसमें से जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा कैंसर. ये जो जेड कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा कैंसर. तो इक्वेशन बचेगा क्या, डी बार इज इक्वल टू रो डी एल जेड अपॉन 4 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर जेड स्क्वायर 3 रेज़ टू पावर. तो यहाँ पे सिर्फ जेड ए जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रो ए रो क्या. तो अगर मैं इसके ऊपर से ये हो गया डी बार का वैल्यू, डी बार मतलब स्मॉल अमाउंट, मुझे चाहिए टोटल ई बार. तो डी बार निकालना पड़ेगा ई बार के लिए. तो डेरिवेटिव को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन देना पड़ेगा. अब लाइन की लिमिट कितनी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो मैं लगा देता हूँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. रो एल डी जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रो स्क्वायर जेड स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2 रो ए रो कैप. अब रो रो एल रो ए रो कैप बाहर 4 पाई एप्सिलॉन बाहर, अंदर बचेगा डी जेड अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2. अब इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है, इसमें मैं z की जगह पे रो tan थीटा पुट करता हूँ. तो जहां पर z है वहां पे आ जाएगा रो tan थीटा, तो z स्क्वायर का मतलब रो स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. और जहां पर dz है मतलब z का डेरिवेटिव, तो रो tan थीटा का डेरिवेटिव आता है रो स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, रो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ऊपर आ जाएगा dz की जगह पे रो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे रो स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. रो स्क्वायर रो स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन बाहर निकाल लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा पावर 3/2 2 2 कैंसिल, तो ये आ गया सेक क्यूब थीटा. तो इट इज सेक क्यूब थीटा, ऊपर का सेक स्क्वायर थीटा, बचा कौन 1 अपॉन सेक थीटा. 1 अपॉन सेक थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा. तो ये सॉल्व करने के बाद बचा रो एल एरो कैप 4 पाई एप्सिलॉन और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आता है साइन थीटा. पर मैंने यहाँ पे लिमिट भी चेंज किए थे. अब z का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रहा तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा dz. तो dz मतलब थीटा मतलब इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ थीटा. tan इनवर्स ऑफ थीटा कितना आता है π/2. तो ये लिमिट हो जाएगा माइनस π/2 टू प्लस π/2. तो यहाँ पे अपन अगर हायर लिमिट डालते हैं π/2 तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस माइनस ऑफ साइन π/2 मतलब साइन 90. तो साइन π/2 प्लस साइन π/2 इज 2. तो 2 और यहाँ पर नीचे है 4, काटने के बाद हो जाएगा 2. तो आंसर में आ जाएगा रो एल 2 पाई रो ए रो. समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, एक बार और रिवाइज करो. रिप्लाई करो बाकी के लोग. समझ में आया होगा तो यस बोलो, नहीं आया होगा रिप्लाई. रिवाइज करना है तो ऐसा बताओ.
ds is equal to d rho d phi। ठीक है, स्टार्टिंग का मैं वापस से बताता हूँ। ठीक है, देखो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। मतलब इससे पहले वाला जो था वो अपना किसके लिए था, लाइन चार्ज के लिए था। अब ये किसके लिए, शीट ऑफ। तो अपन ने क्या किया, पहले 3 कोऑर्डिनेट मार्क कर दी, एक्स वाई जेड। अब शीट ली अपन ने, उसके अंदर चार्ज जैसे उसको किसी भी दो प्लेन में अपने को रखना पड़ेगा, तो अपन ने वो नीचे रख दी एक्स वाई। तो अपने पास बचा कौन सा है, जेड। तो जेड के ऊपर मैंने पॉइंट पी रखा है। अब मैं क्या करूंगा, ये शीट से कितनी इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे लगेगी वो कैलकुलेट करूंगा। तो शीट से पॉइंट पी तक मैंने लाइन ड्रॉ की है और उसको डिस्टेंस को नाम दिया है मैंने आर बार। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है 0 0 z, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे है। और यहाँ के कोऑर्डिनेट है रो फाइव जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो फाइव को भी जीरो मान सकती है, रो 0 0 भी आप उस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो कंसिडर अ पॉइंट P along z डायरेक्शन। पॉइंट P कहाँ पर है, z डायरेक्शन, हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0 z, मार्क फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम अ ds। ds मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लिया है अपन ने इस शीट का, और उस पर से अगर अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो रो s इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, ये डी एस चले जाएगा उधर, इट इज रो एस डी एस। ठीक है, तो डी बार का फॉर्मूला क्या है, डी बार मतलब डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर क्या। पर डी क्यू का वैल्यू अपने को पता है वो कितना है, रो एस डी एस। तो डाल देते हैं यहाँ पे, तो डी बार इज इक्वल टू रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर ए आर क्या। अब इस एक्सप्रेशन को अपन अगर एक्सप्रेशन नंबर 1 देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा ए आर क्या। ए आर क्या मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ आर बार अपॉन, सॉरी आर बार अपॉन मॉड ऑफ आर बार। आर बार मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो जेड ए जेड माइनस रो ए रो क्या। ठीक है, तो जेड ए जेड माइनस रो ए रो क्या, तो मॉड ऑफ आर बार आ जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। ये पुट कर दिया अपन ने, तो नीचे आर बार की जगह पे आ गया उसका वैल्यू, आर स्क्वायर की जगह पे आ गया उसका वैल्यू। अगर ये देखते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रेस टू दी पावर 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रो एस डी एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2, और इनटू में है जेड ए जेड और रो ए रो। मतलब ये जो वेरिएबल, ये जो भी आंसर है, ये किसको मल्टीप्लाइड होगा, जेड ए जेड रो ए रो को। पर ए रो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन इंटेंसिटी पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं। पी कौन से डायरेक्शन में है, जेड में। तो रो हो जाएगा ऑटोमेटिक कैंसिल। तो रो को कैंसिल करने के बाद वहां पे बचेगा कितना, सिर्फ जेड ए जेड क्या। अब डीएस की जगह पे उसका वैल्यू डाल दो। आपने कौन सा सरफेस कंसिडर किया है, एक्स वाई मतलब रो फाई, तो रो डी रो फाई। तो यहाँ पे रो डी रो फाई डालने के बाद यहाँ पे लेना पड़ेगा अपने को डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि डीएस मतलब होता है सरफेस, और सरफेस के लिए क्या लगता है, डबल। लाइन के लिए सिंगल इंटीग्रेशन, सरफेस के लिए डबल इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम के लिए ट्रिपल। तो यहाँ पर रो का इंटीग्रेशन लिया मैंने 0 टू इन्फिनिटी, पाई का लिया 0 टू 2 पाई। जितने भी टर्म उनके अलावा रो एस है, जेड ए जेड है, 4 पाई एप्सिलॉन है, वो कांस्टेंट बाहर। फाई वाली टर्म है डी फाई, उसका आएगा 2 पाई, और ये आएगा रो डी रो अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 पाई और 4 पाई में से यहाँ बचा 2, तो रो एस जेड ए जेड क्या अपॉन 2 एप्सिलॉन रो डी रो अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक स्टेप कंसिडर किया, इसको कोई लॉजिक नहीं है, ये तो मैथमेटिकल स्टेप। पुट रो स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर मैं रो स्क्वायर की जगह टी डालता हूँ तो इसका डेरिवेटिव ले, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x। तो रो का डेरिवेटिव क्या आएगा, रो स्क्वायर का 2 रो डी रो डी टी। तो रो डी रो का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 डी टी। तो ऊपर है रो डी रो, तो ऊपर आएगा 1/2 डी टी, नीचे आएगा जेड स्क्वायर प्लस टी डी टी। तो जेड स्क्वायर प्लस टी रेस टू दी पावर 3/2, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -3/2। अब एक इंटीग्रेशन ले लो -3/2 का। इंटीग्रेशन क्या आता है, -3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3/2 प्लस 1। -3/2 प्लस 1 कितना होता है, -1/2, और नीचे भी कितना आता है, -1/2। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो। अगर टी की जगह आपने इन्फिनिटी डाला, ये -1/2 चले जाएगा बाहर, ऊपर जाएगा तो जब 2 और 2 4, ये हो जाएगा कैंसल। यहाँ पर नीचे बचेगा कितना, रो एस बाय 2 एप्सिलॉन। और यहाँ पर अगर आपने डाल दिया टी की जगह इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी 1/0, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0, 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 0 इज जेड, जेड स्क्वायर का रूट आता है जेड, तो 1 बाय जेड। ये जेड और ये जेड कैंसिल, तो यहाँ बचा 2x अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू ए जेड क्या। तो अपने को दो एक्सप्रेशन मिले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज का एक्सप्रेशन आया है, ई बार इज इक्वल टू रो एल 2 पाई रो एरो कैप। और दूसरा मिला है
दूसरा एक्सप्रेशन अपने को मिला है ई बार इज इक्वल टू रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आपको लाइन चार्ज का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको काम पड़ेगा रो एल अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन रो एरो कैप का। और अगर आपको शीट चार्ज का सॉल्व करना है तो आपको काम पड़ेगा इसका। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। अगले लेक्चर में मैं इसके ऊपर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है कि आपको अगर आधा भी समझ में आया तो आप इसको नोट्स को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से उसको पढ़ो। आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत भी डाउट बाकी लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक है। सर हम्म। सर हमने सरफेस तो मतलब सिलेंड्रिकल कंसीडर नहीं किया था, रेक्टेंगल किया था, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स तो हमने सिलेंड्रिकल लिए हाँ ना। हाँ, रो क्यों लिया, ऐसा ही क्वेश्चन है ना आपका। हाँ सर। हाँ, तो उसका उसका आंसर मैं बताता हूँ। अपन ने जो सरफेस सिलेक्ट किया है वो कार्टेशियन ही है। अपन ने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है वो कार्टेशियन ही है। पर वो सिलेंड्रिकल का कोऑर्डिनेट अपन ने इसके लिए लिया है क्योंकि अपन जो भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो स्पेस में कहाँ पर है अपने को पता नहीं। जैसे ये डायग्राम आपके सामने अगर होंगी तो आप ध्यान से देखो। इस प्लेट की अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो वो एक स्पेस में कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं। तो जब अपने को कोई चीज स्पेस में पता नहीं होती तो उसका रेडियस कंसीडर किया जाता है उसको ढूंढने के लिए। तो हमेशा इस सिचुएशन में अपन उसके कोऑर्डिनेट हमेशा रो फाई जेड लेने की कोशिश करते हैं। पर जेड तो अपन पी पॉइंट के लिए यूज कर चुके हैं तो इसीलिए यहाँ पे रो और फाई लिया। पर एक्चुअल में एंगल का कोई भी यूज नहीं है क्योंकि अपन ने कार्टेशियन लिया है। इसीलिए फाई को भी अपन ने इस एक्सप्रेशन में यूज नहीं किया। अपन ने सिर्फ किसको यूज किया है, रो को। रो का मतलब होता है रेडियस। रेडियस कैन बी लेंथ, रेडियस लेंथ हो सकती है जैसे 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। इसलिए रो को अपन इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको पढ़ना है अच्छे से। और इसको एक बार पढ़ के लिख के देखना है और फिर कोई डिफिकल्टी रहती है तो आप मुझे बताओ। ठीक है, समझ में आया सबको? एक बार रिप्लाई कर दो मेरे चैट बॉक्स में। गुड। अब इसके ऊपर इसका ये दोनों का लाइव बनाने का कारण मैं बताता हूँ तुमको। ये दोनों एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन पेपर में आएगा ही आएगा। अब आपको ऐसा लगा होगा कि कैसा है बोर्ड के ऊपर एक्सप्रेशन लिख के समझाना और इसके ऊपर समझाना, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। इसमें आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट ऐसा करना पड़ेगा कि जो भी आपको जितना भी आप 50-60% आपके दिमाग में गया होगा, अभी एक्सप्रेशन का नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ के आप लिख के देखो, आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक आधा डाउट अगर बचेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा अगर आप नोट्स लेके पढ़ोगे अभी तो, क्योंकि मैंने बेसिक इसका बता दिया है आपको। ठीक है, अब मेन है इसके ऊपर के न्यूमेरिकल। तो वो न्यूमेरिकल का रिकॉर्डेड सेशन जो है वो मैं कल आपके इसके ऊपर अपलोड करूंगा। आपको कंटिन्यूसली उसको वॉच करते जाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेक्चर जो है आज का ये एंड कर देता हूँ।